आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आगे की क्लास का। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इब्राहिम लोदी वंश जैसे ही खत्म हुआ तो 1526 में हमारा पानीपत का युद्ध हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो 1526 में पानीपत के युद्ध में कौन विजयी रहा था? इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई। और इसी पानीपत के युद्ध के साथ मुगल साम्राज्य भारत में आ गया। भारत में अगर बात की जाए मुगल साम्राज्य की, तो भारत में सबसे पहले जो मुगलों को स्थापित करने वाला राजा था उसका नाम था बाबर। आप सभी को ध्यान रखना है, जो इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया था और बाबर विजयी हुआ था। तो इसके अंदर क्या बात की जा रही है कि बाबर के जो जन्म की बात की जाए तो जन्म है 14 फरवरी 1483। तो इनका जो जन्म है वो 14 फरवरी 1483 फरगना में, जो फरगना है ये जगह है अफगानिस्तान में है अभी के समय। तो इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483। और अगर बात की जाए इनके पिता का नाम पूछा जा सकता है, कभी कभी आ जाता है, उमर शेख मिर्जा इनके पिता का नाम था। और ये तैमूर लंग से संबंध रखते थे ये। अगर वहीं इनकी बात की जाए, इनकी माता जी की मदर की बात की जाए, तो मदर का नाम था कुतलुग निगार खानम इनकी मदर का नेम था। और ये चंगेज खान के खानदान से थी, चंगेज खान। देखिए अब तक हमने पढ़ा है 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जहां इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर की विजय हुई। और वहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। और ये जो बाबर है, जो इनकी नींव रखने वाले थे, उनके बारे में हमने पढ़ा है। इनका जो जन्म है 14 फरवरी 1483 में हुआ था। कहाँ हुआ? फरगना, अफगानिस्तान। आज के समय में ये अफगानिस्तान में है ये जगह। तो फरगना अफगानिस्तान में इनका जन्म हुआ था। और पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो तैमूर लंग से संबंध रखते थे। इनकी मृत्यु सीढ़ी से गिरकर हो गई थी। और अगर बात की जाए इनकी मदर का नाम, कुतलुग निगार खानम इनकी मदर का नाम था। और चंगेज खान के खानदान से थी ये। तो इसलिए बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे बाबर। अगर बात की जाए इनके बारे में, तो जैसे ही पिता की मृत्यु हुई तो फरगना के शासक कौन हुए? बाबर ही हुए। बाय रूल तो फरगना के शासक बाबर ही हुए। परंतु इन्होंने क्या चाहा? इन्होंने चाहा कि मैं समरकंद, अफगानिस्तान के पास में ये जगह है समरकंद, इसको भी जीत लूं। जैसे ही ये यहाँ पे जीत के लिए गए, यहाँ युद्ध हुआ, 100 दिन तक युद्ध चला। इस 100 दिन के युद्ध में जब यहाँ समरकंद की तरफ गए तो पीछे से इनका फरगना को भी हथिया लिया गया। जो इनके भाई थे, इनके चाचा वगैरह थे, उन्होंने फरगना को वह हथिया लिया। और यहाँ भी समरकंद में भी इनकी हार हो गई। तो इनके हाथ में ना समरकंद आया और ना ही फरगना आया। अब ये कहीं के भी शासक नहीं रहे। तो यहाँ दोनों से ही जैसे हार गए तो क्या हुआ? 1504, ये एक इंपॉर्टेंट ईयर है। 1504 में इन्होंने काबुल को जीतकर अपना शासन वहां स्थापित किया। तो ये 1504 में काबुल के शासक बन गए थे। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि जो बाबर थे वो कहाँ के शासक थे? काबुल के शासक थे। 1504 में काबुल को जीतकर वहां अपना साम्राज्य स्थापित किया। अब 1526 जो हम पढ़ ही चुके हैं, पानीपत का युद्ध हुआ था। वैसे तो काबुल के शासक थे, बार बार भारत आते थे और भारत में सोना चांदी लूटकर चले जाते थे। मगर 1526 में जब इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खान लोदी ने इन्हें बुलाया था, इनवाइट किया था कि एक बार आकर आप भारत में मेरे भाई को, मेरे भतीजे को हराएं। तो जब ये 1526 में आए थे तो चौथी बार भारत आ रहे थे, 4th टाइम था ये भारत में जब ये आ रहे थे। और इससे पहले सिर्फ लूट के मकसद से आते थे। मगर इस बार इन्होंने क्या सोचा? इन्होंने सोचा और जीत के बाद यही साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो 1526 में 4th टाइम आ रहे थे और युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ। तो यहाँ इन्होंने एक टेक्निक अपनाई थी। ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलुगमा, ये एक टेक्निक का नाम है, तुलगुमना रणनीति। तुलुगमा रणनीति में क्या होता था? इसमें ये तोपों का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि आपको पता होगा पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी के पास लाखों की संख्या थी, लाखों संख्या में सैनिक थे। परंतु जो बाबर थे उनके पास सिर्फ हजारों में सैनिक थे। और उसके बाद भी बाबर जो थे वो विजयी रहे। उसका कारण क्या था? यही रणनीति थी उसका कारण। इसके अंदर तोपों का इस्तेमाल करते थे
और दूसरी सेना को चारों तरफ से घेर कर तोप का इस्तेमाल कर कर वहीं काफी अमाउंट में जो सैनिक थे उनको ढेर कर दिया जाता था। तो इसी रणनीति के वजह से ये विजयी रहे थे 1526 में। तो अगर बात की जाए 1526 में इनकी जीत हुई और जीत के बाद इन्होंने अपना राज्य कहाँ स्थापित किया? आगरा। आगरा की गद्दी पर बैठ गए और जो दौलत खान लोधी थे उनको बोले कि अब मैं भारत छोड़कर नहीं जाऊंगा, अब मैं यही शासन करूंगा। तो 1526 में जैसे ही पानीपत का युद्ध इन्होंने जीता तो आगरा की गद्दी पर बैठ के वहीं से शासन चलाना शुरू कर दिया इन्होंने। अब उस गद्दी में बैठते ही सबसे पहले इन्होंने क्या किया? कलंदर की उपाधि दी अपने आप को इन्होंने जैसे ही विजयी रहे आगरा में गद्दी पर बैठे और अपने आप को किस चीज की उपाधि दे दी थी? कलंदर की उपाधि दी थी। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि कलंदर किसे बोला जाता है या कलंदर की उपाधि किसकी थी? बाबर की। चलिए, इसके बाद इन्होंने अपने जीवन में जैसे ही 1526 में भारत आए उसके बाद इन्होंने लड़ाई पे लड़ाई ही की। 1526 में भी, 27 में भी, 28 में भी और 29 में भी। तो बात की जाए 1527 की लड़ाई की तो खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? राणा संगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है, इस चीज के बारे में ध्यान रखेंगे। राणा संगा के साथ युद्ध हुआ था। एक तरफ बाबर थे और दूसरी तरफ राणा संगा थे। जब ये युद्ध हो रहा था तो राणा संगा के सिर्फ एक हाथ था, एक पैर था और एक आंख थी। उन्होंने, वो इतने योद्धा थे कि उन्होंने एक हाथ, एक पैर और एक आंख से ये युद्ध लड़ा था, परंतु वो यहाँ जीत नहीं सके। और इन युद्ध में, खानवा के युद्ध में कौन विजयी रहा? बाबर विजयी रहा और राणा संगा भाग गए, युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए थे। और वहां जाकर इन्होंने अपने सगे संबंधियों को बोला कि चलिए हम फिर से एक बार बाबर को हराने की कोशिश करते हैं, परंतु इनके जो सहयोगी थे इन्होंने इनको ही धोखा दे दिया। कहा जाता है ऐसा कि उन्होंने इनका साथ देने के बजाय इनको ही जहर देके मार दिया था। तो यहाँ राणा संगा जहर देने के कारण मरे थे। युद्ध के अंदर, युद्ध भूमि में उनकी हत्या नहीं हुई थी। खानवा के युद्ध में विजयी रहे थे बाबर। अगर बात की जाए 1528 की एक और युद्ध हुआ, चंदेरी का युद्ध। ये चीज ध्यान रखेंगे, चंदेरी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? मेदिनी राय के बीच में और बाबर के बीच में। मेदिनी राय और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। और इसमें कौन विजयी रहा था? इसमें बाबर विजयी रहा था और मेदिनी राय हार गए थे। और ये जो चंदेरी है कहाँ पर है? एमपी में। ध्यान रखेंगे, आज के समय ये मध्य प्रदेश के अंदर है चंदेरी। और इस युद्ध के अंदर किसकी जीत हुई थी? बाबर की जीत हुई थी और मेदिनी राय हार गए थे। और ये अगर खानवा की बात की जाए तो ये यूपी में है, इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे, ये यूपी में है। राणा संगा और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। वहीं अगर हम बात करें 28 के बाद 1529 की, 29 में एक और लड़ाई हुई थी, घाघर का युद्ध, घाघरा का युद्ध। ये चीज याद रखेंगे, घाघरा का युद्ध हुआ था किसकी और किसके बीच में? 1529 में घाघर का युद्ध हुआ था बाबर और महमूद लोदी के बीच में। ये चीज भी ध्यान रखेंगे, महमूद लोदी किसके रिश्तेदार थे? ये इब्राहिम लोदी की ही रिश्तेदार थे और उन्होंने किससे? बाबर से बदला लेने के लिए घाघरा का युद्ध किया था 1529 में। 1529 में इस युद्ध में भी कौन जीतता? बाबर ही जीते। और कौन हारा? महमूद लोदी हार गए थे। तो ये भी कहा जाता है कि जितने भी युद्ध बाबर ने अपनी टाइम में लड़े थे सभी के सभी बाबर के द्वारा जीते गए थे। वहीं एक इंफॉर्मेशन और देती हूँ मैं आप लोगों को कि जो घाघरा का युद्ध था उसमें बाबर विजयी रहे और 1530 में उनकी मृत्यु हो गई थी। मगर उससे पहले एक बारी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि सबसे पहले हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम पानी पिलाते हैं, फिर हम खाना, उसके बाद हम चाय पूछते हैं जाते समय उन्हें और फिर वो अपने घर चले जाते हैं। ये ट्रिक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। पानी से याद रखेंगे, पानीपत का युद्ध लड़ा था इन्होंने सबसे पहले भारत में आकर। पानीपत का युद्ध लड़ा गया था किनके द्वारा? बाबर के द्वारा। फिर खाने से क्या है? खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध लड़ा था। चाय से चंदेरी का युद्ध और घर से घाघरा का युद्ध। तो ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आप सभी ध्यान में रखेंगे। पानीपत का याद रखेंगे, पानी से खानवा, चाय से चंदेरी, घर से घाघरा। ये 4 युद्ध इन्होंने अपने टाइम पीरियड में लड़े थे। तो इसी सीक्वेंस में ये थे 1526, 27, 28 और 29। और 1530 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे, 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। और कहाँ मृत्यु हुई थी?
आगरा शहर में मृत्यु हो गई थी। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, आगरा शहर में इनकी मृत्यु हुई थी और आगरा के अंदर जैसे ही मृत्यु हुई, मगर मृत्यु इनकी यहाँ हुई थी और इनकी जो कब्र है वो कहाँ है, काबुल में। इनको बाद में कहाँ दफनाया गया था, काबुल में दफनाया गया था। तो ध्यान रखेंगे 1530 में मृत्यु कहाँ हुई थी, आगरा में, और उसके बाद इनको दफनाया गया था काबुल के अंदर। तो इसी के साथ यहाँ भी एक बड़ी डिस्कशन खत्म हो गई है। ये हमने जो पढ़ लिया था 1530 में जो बाबर की मृत्यु हुई थी, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, आगरा शहर में हुई थी और उनको दफनाया कहाँ गया था, काबुल में दफनाया गया था। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज रह गई थी बाबर से वो ये थी कि उन्होंने किताब लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, खुद की किताब तुजुक ए बाबरी, जो पूरे तरीके से तुर्की में थी, तुर्की लैंग्वेज में थी। तो याद रखेंगे कि तुझके बाबरी किसने लिखी थी, बाबर ने खुद से लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी है। एकमात्र कवि थे मुगल शासक जो थे, पूरे मुगल सल्तनत में एकमात्र कवि थे जो खुद किताब अपनी, जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है। और बात की जाए इसके बाद कौन आया, इनका जो बेटा था हुमायूं। हाँ, तो अगर बाबर के बाद जिन्होंने शासन संभाला, गद्दी संभाली, उनका नाम था हुमायूं। हुमायूं नाम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानिए, भाग्यवान, लकी वन। हुमायूं का मतलब होता है भाग्यवान या लकी, जो कि हुमायूं बिल्कुल नहीं थे, नाम के बिल्कुल अपोजिट थे ये। इनकी लाइफ में इन्होंने मतलब कोई भी ऐसे लकी वाला काम ऐसे सच किया नहीं था, क्योंकि इन्होंने शुरुआत में ही 2 युद्ध किए, दोनों में ये हार गए। अब इनके टाइम पीरियड की अगर बात की जाए तो 1530 से लेके 40 तक इनका समय रहा था और 1555 से लेके 56 तक इनका टाइम पीरियड रहा था। इस 2 टाइम पीरियड में इन्होंने दिल्ली पे राज किया है, किश्तों में राज किया है कहा जा सकता है, इसलिए ये लकी तो बिल्कुल नहीं थे। तो चलिए इसमें डिस्कस करते हैं कैसे क्या किया था इन्होंने। 1530 से 40 में ये भारत रहे थे और 1539 के अंदर इन्होंने अपना पहला युद्ध किसके साथ किया, शेरशाह सूरी। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, इनका पहला युद्ध 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था और शेरशाह सूरी के साथ हुआ था, जिसमें कौन विजयी रहा, शेरशाह सूरी विजयी रहे और कौन हार गया था, हुमायूं हार गए थे। और हार कर ये कहाँ गए, ये नदी में कूद गए थे। तो ध्यान रखेंगे इसमें युद्ध रणभूमि से भागकर ये कहाँ कूद गए, नदी में कूद गए। और वहां एक चमड़े का काम करने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था निजाम, नाम ध्यान रखेंगे निजाम, चमड़े का काम करने वाला एक व्यक्ति था निजाम, जिन्होंने इसे नदी से बचाया। ये नदी में ऑलमोस्ट डूब गए थे, उन्हें बचाने वाले व्यक्ति थे निजाम, जिन्होंने इनकी जान बचाई। और इन्होंने इसके बदले में क्या किया था, जब ये वापस शासन इन्होंने संभाला था, तब इन्होंने निजाम को एक धन्यवाद, थैंक यू बोलने के लिए निजाम के लिए चमड़े के सिक्के चलवाए थे। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा सकता है कि चमड़े के सिक्के चलाने वाले, चमड़े के सिक्के चलाने वाले एकमात्र शासक का नाम बताए। तो चमड़े के सिक्के चलाने वाले शासक का नाम क्या था, हुमायूं। और किसके उपलक्ष्य में, निजाम को थैंकफुल थे निजाम के, इसलिए इन्होंने चमड़े के सिक्के चलाए थे। 1539 में ये हार गए थे, फिर भी इन्होंने एक और बार ट्राई किया कि क्यों ना मैं फिर से एक बार शेरशाह सूरी के साथ युद्ध लड़ता हूँ। और 1540 में ये फिर से युद्ध करने पहुंच गए, बिलग्राम में पहुंच गए थे। और ये फिर से लड़ाई किसके साथ थी, शेरशाह सूरी के साथ ही थी। तो ध्यान रखेंगे बिलग्राम, या फिर इसको क्या कहा जाता है, कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध किसके साथ हुआ, शेरशाह सूरी के साथ ही हुआ था और 1540 में हुआ था। शेरशाह सूरी फिर से विजयी रहे और हुमायूं फिर से हार गए थे। तो हुमायूं का दोनों ही लगातार 2 हार हुई और इस हार को ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और वहां से भागकर कहाँ पहुंच गए, अफगानिस्तान, क्योंकि लगातार 2 हार के बाद इन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि वापस से दिल्ली की सल्तनत मेरे हाथ में आएगी, और अफगानिस्तान वहां से भाग गए। इस चीज को भी याद करने का, मतलब सीक्वेंस याद करने का एक ट्रिक है, चौसा, चूहा याद कर सकते हैं, चूहा और बिल। चूहा कहाँ जाता है, बिल में जाता है। तो चूहा से चौसा का युद्ध और बिल से बिलग्राम का युद्ध। तो चौसा का युद्ध पहले हुआ था और बिलग्राम का युद्ध बाद में, 1539 और 1540, ये 2 युद्ध हैं जो हुए। अब 1530 से 40 का टाइम पीरियड तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये वापस कैसे आए, तो जैसे ही 1556 में क्या हुआ,
55 में, आई थिंक 55 में, 1555 में क्या हुआ, शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। और जैसे ही मृत्यु हुई तो इन्होंने सोचा क्यों ना अब दिल्ली की ओर जाया जाए। और 1555 में क्या हुआ, इन्होंने उनकी मृत्यु के बाद ही भारत में आए और आकर कौन से दो युद्ध लड़े, एक मच्छीवाड़ा का युद्ध और एक सरहिंद का युद्ध। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध किसके और किसके बीच में हुआ था, हुमायूं और तातर खां और हैबत खां, ये दो व्यक्ति थे, तातर खां और हैबत खां, और दूसरी तरफ कौन थे, हुमायूं थे। और मच्छीवाड़ा के युद्ध में किसकी विजय हुई, हुमायूं की जीत हुई और हैबत खां और तातर खां दोनों की ही हार हुई। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं के लिए लकी रहा। और वहीं अगर बात की जाए 1555 में ही इन्होंने सरहिंद का युद्ध किया, और किसके साथ, सिकंदर सूर के साथ इन्होंने युद्ध किया था। और इसमें सिकंदर सूर की हार हुई थी और हुमायूं विजयी रहे थे। तो एक साथ 1555 में इन्होंने दो युद्ध लड़े और दोनों ही युद्धों में, मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में, दोनों में ही हुमायूं विजयी रहे। अगर बात की जाए सिकंदर सूर की, तो ये सूर वंश के लास्ट एकमात्र नहीं, लास्ट शासक कहा जाएगा, लास्ट रूलर थे ये सूर वंश के। और इनकी हत्या हो गई थी सरहिंद के युद्ध में, और यहाँ हुमायूं विजयी रहा। तो ये हमने हुमायूं के जो 4 इंपॉर्टेंट युद्ध पढ़े, इसको ध्यान में रखेंगे। पहला चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, या इसको कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध, ये दोनों ही युद्ध कहाँ हुए, 1555 में। अब बात की जाती है 1556 में एक और चीज हुई थी, वो क्या हुई थी, हुमायूं की मृत्यु हुई थी। और कहाँ हुई, शेर मंडल की एक लाइब्रेरी थी। कहाँ की लाइब्रेरी थी, शेर मंडल एक लाइब्रेरी है दिल्ली में जहाँ शेरशाह सूरी रहा करते थे, जो उनका किला था। उन्होंने वापस आकर 1555 में जब ये युद्ध जीते तो ये वहीं रहने लग गए थे। तो शेर मंडल लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ 1556 में हुमायूं की मृत्यु के 17 दिन बाद तक लोगों को पता नहीं लगने दिया था, इनके सेनापति ने किसी को भी पता नहीं लगने दिया था कि मृत्यु हो गई है हुमायूं की। और 17 दिन बाद उन्होंने अकबर को, जो सिर्फ 14 वर्ष के थे, उनका राज्याभिषेक कहाँ किया, कलानौर में। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, 1556 में जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हुई तो कलानौर में किसका राज्याभिषेक हुआ, अकबर का राज्याभिषेक हुआ, और 14 वर्ष की आयु में इनका राज्याभिषेक किया गया था। तो ध्यान रखेंगे ये चीज भी। और अगर बात की जाए, ये किताब जो एक इम्पोर्टेंट किताब इनके टाइम की है वो है हुमायूं नामा। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी नहीं थी, ये इनकी बहन के द्वारा लिखी गई थी। इनकी बहन ने लिखी थी गुलबदन बेगम, इनकी बहन का नाम था गुलबदन बेगम, जो इनकी सिस्टर थी, उनके द्वारा ये किताब लिखी गई थी, हुमायूं नामा। और अगर बात की जाए हुमायूं टॉम की, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, हुमायूं टॉम किसने बनवाया था। तो अगर हुमायूं टॉम की बात की जाए तो इनकी पत्नी जो थी हमीदा बेगम, उनके द्वारा हुमायूं टॉम बनवाया गया था। और वहीं अगर हुमायूं नामा पुस्तक की बात की जाए तो इनकी जो सिस्टर थी, इनकी जो बहन थी गुलबदन बेगम, उनके द्वारा हुमायूं नामा को लिखा गया था। तो इसी के साथ हुमायूं कंप्लीट हो गया। अब हम अकबर पढ़ते हैं। अकबर जो 1556 में कलानौर पे राज्याभिषेक हुआ और वहीं से उन्होंने गद्दी संभाली, उनको पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अकबर का जो टाइम पीरियड है, जैसे हमने पढ़ा था 1556 में जैसे ही किसकी मृत्यु हुई, हुमायूं की मृत्यु हुई, तो कौन गद्दी पे बैठ गए थे, अकबर बैठ गए थे, जो उनके पुत्र भी थे। 1556 से लेके 1605 ये टाइम पीरियड रहा है किसका, अकबर का। अब जो अकबर थे मात्र 14 वर्ष के थे जब वो कलानौर में गद्दी पे बैठे थे। तो 14 वर्ष का बालक तो बिल्कुल भी गद्दी को संभालने लायक नहीं था। तो जो हुमायूं के विश्वसनीय सेनापति थे जिनका नाम था बैरम खां, उन्होंने इनका राज्य संभाला। नाम के लिए तो अकबर ही गद्दी पे बैठे थे, मगर जो सारे कार्य करते थे गद्दी को संभालने का काम, वो कौन करता था, बैरम खां करते थे। और यही सेकंड पानीपत का युद्ध हुआ 1556 में। जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हुई 1556 में, वहां पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। और किसके बीच में हुआ, एक तरफ बैरम खां थे और एक तरफ हेमू थे। बैरम खां और अकबर मतलब सेनापति यही थे, अकबर सिर्फ बच्चे थे, इसलिए नाम मात्र के लिए साथ जरूर थे। तो बैरम खां थे और अकबर थे, और दूसरी तरफ कौन था, हेमू।
जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई हुई है। इन्होंने जो अपनी लाइफ में 23 युद्ध किए थे, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। इन्होंने अपनी लाइफ में 23 युद्ध किए थे, जिसमें से इन्होंने 22 युद्ध जीते और सिर्फ एक युद्ध हारे थे। ये वो कौन सा युद्ध था? पानीपत का दूसरा युद्ध था। ये एकमात्र लास्ट हिंदू शासक थे, ये चीज याद रखेंगे, लास्ट हिंदू शासक। हेमू बहुत ही बहादुर शासक थे, तो इस चीज के लिए बताना चाहूंगी कि हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई है। ये लास्ट हिंदू शासक थे और इन्होंने अपने लाइफ में 23 युद्ध जीते थे, जिसमें से 23 युद्ध किए थे, जिसमें से 22 युद्ध इन्होंने जीते थे। और ये किसके सेनापति थे? अफगान का एक शासक था आदिल शाह। आदिल शाह के सेनापति थे ये। तो हेमू और बैरम खां के बीच में ये युद्ध हुआ और बैरम खां विजयी रहे और हेमू मारा गया, यहाँ इनकी हत्या हो गई थी। और इसके बाद किसने राज्य संभाला? अकबर ने ही संभाला। अब बात की जाए बैरम खां कितने टाइम पीरियड तक, जब तक अकबर 18 साल के नहीं हुए तब तक सारा राजपाट किनके हाथ में था? बैरम खां के हाथ में था। 1556 से लेके 1560 तक बैरम खां का रूल था। और उसके बाद अकबर तो नहीं आए थे कंप्लीटली, अकबर तो नहीं कह सकते। 1560 से 1562 में महामंगा इनकी सौतीली माँ थी, परवरिश करने वाली माँ थी, तो उन्होंने इसको 2 साल तक उन्होंने राजपाट संभाला। इसे पेटीकोट शासन भी कहा जाता है। पेटीकोट शासन 1560 से लेके 62 तक ये टाइम पीरियड रहा है। और 1562 के बाद क्या हुआ था? इंडिपेंडेंट रूल। जो अकबर थे उन्होंने इंडिपेंडेंट रूल शुरू किया। इससे पहले कभी बैरम खां ने उनकी गद्दी संभाली, कभी महामंगा ने संभाली। तो 1556 से लेके 62 तक तो बैरम खां और महामंगा का राज रहा। बट 1562 के बाद क्या हुआ? अकबर ने पूर्ण रूप से अपनी गद्दी संभाल ली। 1562 में इन्होंने एक काम जो इम्पोर्टेंट किया था वो ये था कि जो भारमल थे वो एक राजा थे राजस्थान के, तो उनके साथ इन्होंने संबंध बनाए और उनकी बेटी के साथ विवाह कर लिया था अकबर ने 1562 में। और वहीं 1562 की एक और अहम जो एक्टिविटी हुई थी वो थी आदम खां। ये महामंगा के पुत्र थे। आदम खां महामंगा के पुत्र थे। इन्होंने अकबर की किसी विश्वसनीय जो मंत्री थे उनकी हत्या कर दी थी, तो अकबर ने इन्हें सजा के रूप में इनको छत से गिराकर मार दिया था। तो आदम खां की जो मृत्यु है 1562 में हुई और इन्हीं की मृत्यु की शोक में महामंगा शोक से मर गई। तो 1562 के बाद इंडिपेंडेंट हो गए थे कौन? अकबर। और आदम खां, महामंगा, बैरम खां इन सब से पीछा छुड़ाकर खुद से इन्होंने राजगद्दी को संभालना शुरू कर दिया। और 1562 से लेकर 1605 ये जो रूल टाइम पीरियड है ये इंडिपेंडेंट रूल का रहा है। अकबर का एक कंप्लीटली खुद के तरीके से उन्होंने शासन चलाया। अब बात की जाए अकबर किस चीज के लिए फेमस थे? 9 रत्नों के लिए बहुत फेमस थे अकबर। तो वहीं बात की जाए 9 रत्नों की, अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें से कुछ एक रत्नों को हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला जो है अबुल फजल, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इनकी किताब लिखी थी अकबरनामा। जैसे हमें पता है अकबर कंप्लीटली अनपढ़ थे तो इन्हें लिखना वगैरह नहीं आता था, तो अबुल फजल ने इनकी किताब लिखी थी। इसके 3 पार्ट हैं, पहले और दूसरे पार्ट में। पहला और जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर तो प्रशासन की जानकारी है, उसमें कोई भी अकबर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। बट जो थर्ड पार्ट है जिसको आईने अकबरी भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, आईने अकबरी ये थर्ड पार्ट है अकबरनामा का ही। इसके अंदर कंप्लीटली अकबर की स्टोरी बताई गई है, अकबर की प्रेम कहानी और अकबर का रहन सहन सब डिस्कस किसमें किया गया है? आईने अकबरी में किया गया है। और अबुल फजल ने ये किताब लिखी है। तो ये ध्यान रखेंगे कि अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा या आईने अकबरी लिखी गई है। क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है। और एक चीज यहाँ से ये भी ध्यान रखेंगे कि अकबर के समय जो राज्य भाषा थी, राज्य की जो भाषा थी आगरा की या वहां की, तो वो थी फारसी, जबकि बाबर के समय में तुर्की थी और इनके समय में फारसी थी। ये चीज ध्यान रखेंगे। अगर वहीं बात की जाए सेकंड रतन की, तो सेकंड रतन थे टोडरमल, फाइनेंस मिनिस्टर थे ये। तो सारा
कामकाज, पैसे का लेन देन कौन संभालते थे? टोडरमल संभालते थे। और बात की जाए तीसरे और अजीज रतन की, तो उनका नाम था बीरबल। इनका दूसरा नाम महेश दास भी है, तो ध्यान रखेंगे बीरबल का दूसरा नाम महेश दास है। एकमात्र हिंदू जो थे इनके 9 रत्नों में, उनका नाम बीरबल था। तानसेन भी था, एकमात्र तो नहीं कहेंगे। बीरबल जिनको महेश दास के नाम से भी बोला जाता है। और ये कहाँ के थे? ये कानपुर के रहने वाले थे, ध्यान रखेंगे कानपुर के रहने वाले थे। तो कानपुर के रहने वाले थे कौन? महेश दास। और चौथे अगर रत्न की बात की जाए, तानसेन राम तनु पांडे, इनका दूसरा नाम था राम तनु पांडे, और ये ग्वालियर के रहने वाले थे। संगीतकार थे ये इनके टाइम में। बीरबल इनके सलाहकार थे। और तानसेन की बात की जाए तो ये संगीतकार थे। इन्होंने काफी संगीत से रिलेटेड इन्वेंशंस की थी उस टाइम पे भी। और जो पांचवा और अहम नाम है वो है मुल्ला दो प्याजा। ये रसोई थे अकबर के, और ये खाने के समय हमेशा 2 प्याज खाते थे, शायद इसीलिए इनको नाम मुल्ला दो प्याजा रखा गया है। तो मुल्ला दो प्याजा ये 5वें रत्न थे। हमने 5 रत्नों की बात की, अबुल फजल, टोडरमल, बीरबल, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा। अगर वहीं आगे बात की जाए अकबर के जो इम्पोर्टेंट काम थे 1565 और 1575, ये दो जो ईयर है वो इम्पोर्टेंट थी। 1565 में इन्होंने क्या किया था? 1565 में आगरा का जो किला है, आगरा में जो लाल किला रेड फोर्ट है, उसकी जो स्थापना कब की थी? 1565 में की गई थी। वहीं अगर बात की जाए 1575 की, तो इबादत खाना, ध्यान रखेंगे इबादत खाने का निर्माण करवाया था 1575 में। किसने? अकबर ने। इबादत खाना क्या था? धार्मिक मीटिंग्स के लिए, रिलीजियस मीटिंग्स के लिए क्या था? उसका किले का निर्माण करवाया था। एक किले के अंदर ये एक बिल्डिंग थी जिसे इबादत खाना के नाम से बोला जाता था, और किले में ही इन्होंने इबादत खाने का निर्माण 1575 में करवाया था। 1575 तक सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को आने के लिए अलाउड था इबादत खाने में, कोई भी हिंदू नहीं आ सकता था, क्योंकि वहां जो धार्मिक मीटिंग होती थी उसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की ही एंट्री होती थी। चलिए यहाँ तक हमने 1575 तक पढ़ लिया है। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस चीज को पूरे ध्यान से पढ़ लेना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।